रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 2। ये सुनकर वो दूसरा वाला आदमी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर, आप तो कुछ कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनके असिस्टेंट हैं, मुझे वो जमीन किसी हाल में चाहिए, मैंने उसके लिए इतने पैसे दिए हैं। ये सुनकर वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो हंसने लगता है, वो दोनों हाथ जब में डालकर हंसते हुए। तुम दोनों को क्या लगता है इतना आसान है ये सब? धनुष राजवंशी के पास बहुत ज्यादा वक्त है, वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तुम लोग किसी और कहो और अपना वकील बना लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। कहकर काली वहां से चला जाता है। और वही यह सुनकर वो दोनों बिजनेसमैन वहीं बैठकर परेशान होने लगते हैं, दोनों के चेहरे पर पसीना ही पसीना। काली उसे रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट के अंदर जाकर वो मोबाइल को निकालकर किसी को मैसेज करता है। सामने से मैसेज का रिप्लाई आता है तो वो कॉल करने लगता है। किसी को सामने से कॉल उठा लेता है तो काली अपने शांत आवाज में, बॉस काम हो चुका है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। सामने से धनुष इस समय बड़े से होटल के कमरे में था, ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर शर्टलेस था। वो इस समय उसने ट्राउजर पहनी हुई थी और हाथों में कॉफी का कप था। वह सामने देखते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, काली तुम्हें पता है आगे क्या करना है? और तुम्हें बताने की तो जरूरत है नहीं। पानी के बाहर जब मछली आती है तो फड़फड़ती जरूर है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इस वक्त उसे मारना चाहिए। वक्त लगाओ, सब्र का फल मीठा होता है। कहकर वो कॉल को कट कर देता है और वैसे ही काफी पीन लगता है। उसके आंखों के सामने कुछ आ जाता है जिसकी वजह से उसके होठों पर और भी ज्यादा अजीब मुस्कुराहट आने लगते हैं। तभी उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर कॉल को अटेंड करता है। सामने से एक शख्स अपनी शांत आवाज में, शौक होने की आदत कर रखी है तुमने, पता है तुम्हें हम सभी का दिल नाजुक है, पर फिर भी तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे ये दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है। धनुष ये सुनकर अपनी आंखों को बंद करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, भाई आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर मुझे? नाजुक दिल हमेशा धोखा और दर्द सहायता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। कहते हुए वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट की आवाज को सुनकर सामने वाला शख्स अपने शांत आवाज में, धनुष तुम्हें पता है यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है हम दोनों भाइयों में। समझ नहीं आता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा काबिल होने के बावजूद भी मेरी जगह क्यों नहीं लेना चाहते हो। और मैं तो इतना ज्यादा खुश हूं कि मेरा अगर भाई ये जगह ले तो मुझे पता है तुम मुझसे बेहतर इसे चला सकते हो। धनुष ये सुनकर हंसते हुए बड़े अजीब तरह से कॉफी के कप को अपने हाथों में लिए वैसे ही गोल गोल घूमते हुए, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले ही पावर है। रियासत मुझे नहीं चाहिए, बेहतर यही है कि अपनी जगह पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहे और जो जो काम दिया जाता है वह आप कर दीजिए क्योंकि इसमें ही आपकी भलाई है। फाइल केबिन में आ गई है, जाकर चेक कर लीजिए और डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके जल्दी ही उसे भेज दीजिए। कहकर वो कॉल को कट करने वाला था कि तभी सामने से वो शख्स अपनी शांत आवाज में, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, भाई हूं तुम्हारा, कोई दुश्मन नहीं हूं। जब देखो तब काम की बातें करते हो, दो वक्त निकालकर अपने भाई से बात कर लेते तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें? धनुष कॉफी को पीते हुए अपनी गहरी मगर सख्त आवाज में, भाई लगता है आपको बहुत फ्री टाइम है, मैंने सुना है नए लोग आ रहे हैं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं जा रही है, खामोशी से बैठे हुए हैं, अपने काम पर ध्यान दीजिए, भाई आपके लिए बेहतर है। बहुत सारे लोग आपकी जगह लेने के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहे हैं और आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए। उंगलियों पर नाचने से अच्छा है अपने दिमाग के सोचना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि दिमाग अगर काम ना करे तो वो इंसान कितनी भी ऊंची जगह पर हो गिरेगा तो उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ। कहते हुए वो कॉल को कट कर देता है और अपने सर को हाथ रखकर अपने सर को दबाते हुए वहीं सोफे पर बैठकर कॉफी कप को एक तरफ रख देता है और फिर अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट को लिए उसे देखने लगता है। उन डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में लेकर उसे पढ़ते हुए, ताश के एक एक को हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए क्योंकि हमेशा वक्त पर ही खेल बदल जाता है और बाजी अगर हाथ में ना हो तो इंसान खुद ही अपनी हार मान लेता है। कहते हुए हम डॉक्यूमेंट को एक तरफ रख देता है और किसी को कॉल कर कर कुछ कहता है। उसके चेहरे पर कुछ तो था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो क्लोजिंग रूम में चला जाता है। क्लोजिंग रूम से जो बाहर आता है तो सामने एक लड़की खड़ी मिलती है
जिसे देखकर वो बिना कुछ रिएक्ट करे मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ब्रांडेड वॉच पहनने लगता है। तभी वो लड़की अपनी शांत आवाज में, अभी भी मुझे इग्नोर करोगे? सीरियसली धनुष, तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ तुम्हारी शादी फिक्स करवाई है, और एक तुम हो जो मुझे इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या चाहते हो तुम, और कितना पागल करोगे मुझे तुम्हारे पीछे? क्या करूं ऐसा जो तुम मेरे लिए पागल हो जाओ? कहते हुए वो दोनों हाथ फोल्ड करके उसे ही देखने लगती है अपनी जगह पर खड़ी होकर। वही धनुष अपनी आईब्रो के बीचों बीच अपने 2 उंगलियों को रखकर उसे सहलाते हुए एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। वो वैसे ही मिरर में देखकर अपनी ठंडी आवाज में, धनुष को अगर पागल बनाना है एक रास्ता बताते हूँ, जान दे दो, क्योंकि इस जन्म कभी नहीं होने वाला है। लड़की बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथ पीछे के ओर रखकर अपने पैरों को आगे की ओर करके उसे देखते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, धनुष तुम्हें पता है तुम्हारी ये एटीट्यूड किसी को पागल करने के लिए काफी है, और जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी तब तुम खुद ही मेरे लिए पागल हो जाओगे। मुझे जान देने की जरूरत नहीं है। इंसान जब मोहब्बत में पड़ जाता है तो वह पागल होकर ही रहता है। मुझे ही देख लो, जो लड़की किसी को अपने नजदीक आने नहीं देती है वो तुम्हारे पीछे पागल हो रहे हैं। इस मोहब्बत नहीं कहा जा सकता तो क्या? और आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, तब तो खुद के दिल को कैसे रोकोगे? कहते हुए उसे देखने लगती है। उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसके लेग उसके सामने थे, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और गोरे थे। वो जिस तरह से बैठे हुए थे, अगर कोई लड़का उसे देख तो उसे देखा ही रह जाए। पर यहाँ पर धनुष था, जो ऐसे ही मिरर में खुद को देखकर अपने बालों को सही करते हुए अपनी गर्दन को मोड़कर हंसते हुए व्यंग्य तरीके से, तुम्हें क्या लगता है सच में ऐसा हो सकता है? धनुष को किसी से मोहब्बत, मजाक बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। कभी आग को पानी में जलते हुए देखा है? धनुष आग है, पत्थर दिल के लिए यह मोहब्बत बनी नहीं होती है, ये भूलो मत। रही बात तुम्हारा पागलपन की, तो इलाज हॉस्पिटल में जाकर करवाओ, और आइंदा से कभी भी बिना इजाजत मेरे कमरे में आने के बारे में सोचना भी मत। कहकर वो वहां से जाने लगता है, जिससे वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी होकर उसे देखकर अपनी मासूमियत भरी आवाज में, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी दिल नहीं है? वही मैं सोचा तुम इतने सालों से सिंगल क्यों हो? रीजन मेरे सामने है। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो किसी लड़की से, तभी तो वो तुमसे प्यार कर लिया करेगी। धनुष दरवाजे पर खड़ा होकर सामने देखते हुए, जो धनुष की जिंदगी में आएगी वो सबसे खास है। उसके लिए धनुष वह होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सब छोड़कर तुम्हें जो काम दिया गया है वही करो, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मेरा पीछा करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आइंदा से अपना ये चेहरा मत दिखाना, पूरा दिन खराब चल जाता है मेरा। कहते हुए वो वहां से जाने लगता है। और वही यह सुनकर वो लड़की यह गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद से ही, पता नहीं आखिरी इंसान कब बदलेगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो कॉल को अटेंड करती है, तभी सामने से कॉल उठा लेता है, तो वो अपनी शांत आवाज में, वो जा चुका है, कोई फायदा नहीं है पापा। ये केस आपको ही हैंडल करनी होगी, क्योंकि वो हैंडल करने वाले में से नहीं है। और उसका एटीट्यूड आपको पता है मेरे लिए कैसा है। आपने मुझे भेजकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप आ जाते तो बेहतर होता। मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मुझे अभी जाना है। बेहतर है कि आप खुद से बात कर ले। कहते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। ये है तानिया शुक्ला, 26 ईयर की है। दुनिया के बेस्ट लॉयर में से एक है। जो केस इसके पास आ जाते हैं वो उन्हें कभी भी हारती नहीं है। पर जब उसके सामने धनुष खड़ा है तो वह ना चाहते हुए भी हार ही जाती है। इसकी शादी फिक्स हुई है धनुष के साथ, पर पब्लिकली इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है। फैमिली ने डिसाइड किया है, क्योंकि धनुष ने साफ कह दिया इस समय शादी के मूड में नहीं है। पर तानिया की फैमिली की वजह से राजवंशी फैमिली उसे रिक्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। वैसे तानिया जो है वो थोड़ी अलग है। धीरे धीरे उसके बारे में पता लग ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चुका था। दानिया फ्रेश हो चुकी थी। वो शाम का खाना बनाकर अपने हाथों में कुछ स्वीट्स को लिए अपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है और सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर इस समय एक शांत एक्सप्रेशन थे। वो गहरी सांस लेकर बड़ी हिम्मत के साथ सामने जो अपार्टमेंट है उसे अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपार्टमेंट के पास आकर उसे अपार्टमेंट के बल को बजने लगती है। 2-3 बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। ये देखकर वो अपनी जगह पर खड़ी होकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, अजीब लोग हैं, कोई है नहीं।
अगर होता तो एटलीस्ट दरवाजा तो खोल ही लेते हैं। एक काम करती हूँ, वॉचमैन अंकल से पूछता हूँ, उन्हें कुछ पता होगा, अब अकेले तो मैं रह नहीं सकती। कहते कहते वो कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती है। नीचे आकर उसे एक औरत देखते हैं जो बैठी हुई थी। वो उसके पास आकर उसे स्वीट्स दे देती है। वो औरत भी दानिया के स्वीट्स को ले लेती है। उसे औरत की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, आंटी क्या मुझे बता सकती है कि टॉप फ्लोर पर कौन रहता है? मतलब एक तो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, पर सामने वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है? ये सुन वो औरत पहले तो खामोश हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए, बेटे इस बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है। इतने सालों से मैं यहाँ पर काम करते आई हूँ, पर कभी मैं ये जान नहीं पाई कि उसे टॉप फ्लोर पर रहता है। तुमने अब मुझे बताएं तब पता चला कि उसे अपार्टमेंट में तुम रहती हो। सामने वाला अपार्टमेंट में कोई है, पर उसके बारे में किसी को पता नहीं है। पर परेशान मत हो, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। वैसे तो तुम्हारे अपार्टमेंट के डोर के सामने एक मोबाइल रखा होगा। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। वो सिक्योरिटी अपार्टमेंट में पास चला जाता है और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो लोग खुद आकर सॉल्व कर देते हैं। दानिया सुनकर खामोश हो जाती है, फिर अपना सर हिला देती है और एक गहरी सांस लेकर उसने यूं ही उनसे बात करने के बाद वह भी वहां से चली जाती है। वही वो औरत अपने मोबाइल को निकालकर किसी को मैसेज कर देती है और वहां से वह भी चली जाती है। दानिया अपने कमरे में आकर अपने बुक्स को ओपन करके देखने लगते हैं। उसके सामने वाला अपार्टमेंट में कौन रह रहा होगा? उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं वह इंसान को ही इलीगल एक्टिविटी में होगा, ऐसा जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। यही सोच सोचकर उसे बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही थी, पर वो खुद को शांत करके जैसे तैसे रात गुजार देती है। सुबह का वक्त हो जाता है, आज कॉलेज जाना था। फाइनली वो तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हो जाता है। वो कॉल को उठा लेती है तो सामने रुद्रांशी मुस्कुराते हुए, मैडम हो कहाँ पर, तुम जल्दी से आ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना, हमें अगर लेट हो गया तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। यहीं पर हमें 9 बजे बज गए हैं, 10 बजे के अंदर जाना है। सुनते ही दानिया ब्रेकफास्ट फटाफट से करते हुए, परेशान मत हो, मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर दिया तैयार, तुम्हें पहले से ही हो गई हूँ। मैं अभी आ जाती हूँ, तुम बस 5 मिनट रुको। कहकर वो कॉल को कट कर देती है और फटाफट से ब्रेकफास्ट करके वो चली जाती है। लिफ्ट के अंदर पर जाते हुए उसकी नज़र उसे अपार्टमेंट के दौर पर थी। उसकी नज़र बाहर रखे हुए उसे पौधे पर चली जाती है जो अभी गीली मिट्टी है। इसे समझ आ जाता है कि कोई शख्स है जो अंदर गया है, पर वह ज्यादा ध्यान न देकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट के अंदर जाकर वह अपने मोबाइल में देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद वह नीचे आ जाती है। रुद्रांशी के साथ वह उसकी कार में बढ़ जाती है और वही उसे बैठते हुए देखकर रुद्रांशी से गहरी सांस लेकर, 5 मिनट कहा था तुमने, 10 मिनट हो गए हैं। मैडम टाइम के बारे में सोचो, तुम एक लॉयर हो, तुम्हारे लिए टाइम बहुत जरूरी है। हर एक सेकंड पता है तुम्हें कब क्या हो जाए। सुनते ही दानिया अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, पता है मैं अकेली हूँ और सारे घर का काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सुबह उठी, पूरे अपार्टमेंट के साथ सफाई कर दी, फिर ब्रेकफास्ट खुद के लिए बनाना और फिर वही सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। रुद्रांशी यह सुनकर अपना सर हिलाकर वैसे ही ड्राइविंग करते हुए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुमने इतना बड़ा अपार्टमेंट ले लिया, तुमने एक सर्वेंट को तो रखना ही चाहिए था ना। अब तुम जिस अपार्टमेंट में रह रही हो तुम्हारा ही अपार्टमेंट है ना? दानिया ये सुनकर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अपार्टमेंट वह भी मेरा? तुम ठीक तो हो, मेरा अपार्टमेंट नहीं है वह, मैं तो बस वहां पर रेंट से रह रही हूँ। वैसे भी इतने बड़े अपार्टमेंट को मैं कैसे ले सकती हूँ, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कहते कहते वो हंसने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर रुद्रांशी को कुछ सोचते हुए, रेंट पर लेना भी बहुत मुश्किल है, इसका एक मंथ का रेंट मुझे लगता है 1 लाख हो सकता है। सुनते हैं दानिया हैरानी भरी आंखों से उसे देखते हुए, इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, मेरा रेंट 15,000 है। दानिया की बात सुनकर रुद्रांशी हैरानी भरी आंखों से, इतना कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारा रेंट ओनर पागल है शायद, क्योंकि मैं गूगल पर इसके बारे में सर्च किया था ना, मतलब मेरे पापा यहाँ पर अपार्टमेंट लेने वाले थे, तब उन्होंने अपार्टमेंट की प्राइस निकली थी, 5 करोड़ का अपार्टमेंट है और रेंट 1 लाख से ऊपर है, जैसे कि 1 लाख स्टार्टिंग है। धीरे धीरे इसके रेंट बढ़ते जाते हैं। तुम अपने ओनर से इस बारे में बात करो, क्योंकि यह अपार्टमेंट तुमने जो ले लिया है
इसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन में निकलना चाहिए। अकेली रह रही हो तो पूरे अपार्टमेंट की चेकिंग करो, क्या पता कोई कैमरा वगैरह लगाए होंगे। अगर उन्हें ये पता चले कि तुम एक लड़की हो, सिक्योरिटी पहली जरूरत होती है, और तुम एक लॉयर बनने वाली हो, तो तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इतनी बेवकूफ़ी बड़ी हरकतें तुम कैसे कर सकती हो? कहते हुए वो उसे देखने लगती है, और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया की तरह मुंह बनाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही हूं? और मैंने एग्रीमेंट बनाया था, उसमें मुझे 15,000 ही मेंशन किए हैं। मैं खुद देखा है उसे एग्रीमेंट को, इसी वजह से मैं नहीं अपार्टमेंट ले लिया। तुम्हें क्या ये लगता है 1 लाख मेरे फैमिली को इतनी सैलरी भी नहीं होगी? और मेरे पापा जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, डॉक्टर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास पैसे हैं। वो ऐसी जगह काम करते हैं, चाहे वो पैसे कम मिल रहे हो, पर वहां पर पेटेंट उन्हें ज्यादा चाहिए जिससे वह लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके और उन्हें बचा सके। कहते हुए वो उसे देखने लगती है, और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया की तरह मुंह बनाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही हूं? और मैंने एग्रीमेंट बनाया था, उसमें मुझे 15,000 ही मेंशन किए हैं। मैं खुद देखा है उसे एग्रीमेंट को, इसी वजह से मैं नहीं अपार्टमेंट ले लिया। तुम्हें क्या ये लगता है 1 लाख मेरे फैमिली को इतनी सैलरी भी नहीं होगी? और मेरे पापा जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, डॉक्टर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास पैसे हैं। वो ऐसी जगह काम करते हैं, चाहे वो पैसे कम मिल रहे हो, पर वहां पर पेटेंट उन्हें ज्यादा चाहिए जिससे वह लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके और उन्हें बचा सके। कहते कहते वह उसे देखने लगते हैं, और वही रुद्रांशी अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारी रेंट ओनर ने तुम्हें काम में क्यों हुई अपार्टमेंट दिया है? कुछ आइडिया है क्या तुम्हारे पास उसे रेट ओनर की कोई इन्फॉर्मेशन है? सुनते हैं दानिया अपना सर हिलाकर एग्रीमेंट को मोबाइल पर था उसका पीडीएफ ओपन करके उसके सामने करते हुए, मेरी जो रेंट ओनर है वो एक औरत है जो यहाँ पर नहीं रहती है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। और यह जो अपार्टमेंट है यह उन्होंने ऐसे ही रखा था, पर उन्होंने यह अपार्टमेंट अब वह तो रहती नहीं है, इसके लिए उन्होंने रेंट पर दे दिया। और मुझे पता नहीं था, तो मैं कल ही उनसे इन्फॉर्मेशन निकली थी, तब मुझे इनके बारे में पता चला। ये ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी सर्जन है, शायद इसी वजह से उन्होंने इतने कम रेंट में मुझे दे दिया होगा अपार्टमेंट, उन्हें पता नहीं होगा। कहते हुए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, और वही उसकी बातों को सुनने के बाद रुद्रांशी भी अपना सर हिलाते हुए, ये भी हो सकता है, और वैसे भी तुम अकेली लड़की हो तो उन्होंने कम किया होगा। ये सुनकर दानिया अपना सर हिला देते हैं। तभी रुद्रांशी कुछ सोचते हुए, वैसे प्रोफेसर को पता चल गया है हमारी उसे पार्टी के बारे में। सारे स्टूडेंट को ग्रुप में मैसेज आया था कि प्रोफेसर सभी स्टूडेंट से प्रिंसिपल रूम में मिलने वाले हैं, और हमारा लेक्चर खत्म होने के बाद हमें प्रिंसिपल रूम में ले जाने वाले हैं। पता नहीं प्रोफेसर को कैसे पता चला इस पार्टी के बारे में। वैसे तो वह जितेश है, तो ट्रस्टी का बेटा, पर उसे भी बहुत ज्यादा वार्निंग मिली है, स्ट्रीक ए फ्लैट। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, मुझे तो डर लग रहा है। दानिया मोबाइल में कुछ देख रही थी, वो ये सुनते ही रुद्रांशी की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या ये प्रोफेसर को कैसे पता चला? और कौन है वो प्रोफेसर? क्या हमें कॉलेज से निकाल देंगे? रुद्रांश ये सुनकर मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर, नहीं कॉलेज से नहीं निकालेंगे, बस वार्निंग देकर छोड़ देंगे। वैसे भी सभी को पता नहीं है कि कौन कौन से स्टूडेंट आए थे, कौन नहीं, इसी वजह से शायद से प्रिंसिपल भी कुछ एक्शन लेंगे नहीं। और यह जो हुआ है वो कॉलेज के बाहर हुआ है ना, क्लब में पार्टी तब रखे गए जब कॉलेज के स्टूडेंट कॉलेज में नहीं थे, कॉलेज में स्टॉट नहीं था। वैसे प्रोफेसर की बात कर रही हूं, तो कहा जाता है ये प्रोफेसर बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, कि समझो कि उसकी पनिशमेंट जो स्टूडेंट लेता है वो 2 दिन तक कॉलेज नहीं आता है, इतनी ज्यादा स्ट्रोक पनिशमेंट दी थी उसने। एक स्टूडेंट ने एग्जाम में चीटिंग की थी, उसे पूरे कॉलेज को साफ करने की पनिशमेंट मिली थी। और तुम ट्रस्ट नहीं करोगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितनी है, उन सभी को अकेले ने साफ किया था। सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक था वह, और कोई लीगल एक्शन भी नहीं की गई, क्योंकि प्रोफेसर के सामने किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। टॉप 1 लॉयर में से वह एक लॉयर है, जो पर्सनल स्टूडेंट्स को सीखने के लिए आते हैं दुनिया में, उनके सामने कोई आज तक खड़ा नहीं हुआ है, और वह जो खड़े हुए हैं वह भी हार गए हैं। इतना सब कुछ सुनाने के बाद दानिया चेहरे पर परेशान ही परेशानी आने लगती है,
वो उसे देखकर अपनी परेशानी भरी आवाज में, मुझे तो आप डर लगने लगा है, पता नहीं क्या होगा। बस भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो जाए। मैं तो स्टार्टिंग में ज्यादा वक्त रह भी नहीं पाई, मेरा जो सर दर्द कर रहा था। वैसे भी मैं इतनी ज्यादा कम रेट की स्टूडेंट हूँ। अगर प्रोफेसर को पता चल गया ना तो पक्का वो मुझे डांटना शुरू कर देंगे, मुझे बहुत ज्यादा डर भी लगता है। रुद्रांशी यह सुनकर हंसते हुए, तो मैं कौन सा टॉपर हूँ, और पनिशमेंट मिलेंगे तो सबको मिलेगी, और जो स्टूडेंट नहीं थे, जाहिर सी बात है प्रोफेसर ने कुछ कहेंगे नहीं, और हम भी देखकर कह देंगे कि हम भी नहीं थे। कौन सा किसी को इतना ज्यादा पता चलने वाला स्टूडेंट भी यही कहेंगे कि वो लोग नहीं थे, और ज्यादा किसी को कुछ पता चलेगा नहीं। इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हूँ? झूठ बोलना तो तुम्हें आता ही है ना? दानिया इस पर प्राउड वाली मुस्कुराहट लेती है, जैसे झूठ बोलने में तो उसने मास्टर ही कर रखी है। और वही उसकी प्राउड वाली मुस्कुराहट देखकर रुद्रांशी भी अपना सर हिला देती है। वो कॉलेज में आ जाती है। दोनों कॉलेज में आने के बाद वो सभी क्लासरूम की तरह बढ़ जाते हैं। क्लासरूम में वो दोनों ही लास्ट बेंच पकड़ लेते हैं। गर्ल्स साइड्स का और वही जितेश और अरुण भी उन दोनों को देखते हैं गहरी सांस लेकर। ये लड़की भी ना, सच में इसने तो मुझे उसे दिन डरा ही दिया था। कहाँ कहाँ ढूंढा था, देखो अब मिल रही है। अरुण जितेश की यह बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। भाई तुम उसे तरफ बाद में देख लेना, पहले ये सोच ले कि हमें प्रिंसिपल रूम में जाकर क्या कहना है। पता नहीं ये प्रोफेसर ने कैसे हम लोगों को देख लिया, और उसे कैसे पता चला कि हम थे। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि हमें कॉलेज बाहर निकाल दे। और तुम्हारे पापा ने तो पहले ही क्लियर कर रखा है कि वो इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तो बेहतर यही है कि तुम इस पर ध्यान दो। वो तो पूरे साल हमारे साथ है, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जितेश भी अपना सर हिला देता है। प्रोफेसर आ जाती है। वहां पर वो फीमेल थी। वो सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, सभी स्टूडेंट्स का कॉलेज में वेलकम है, पर मैं तुम लोगों की क्लास टीचर नहीं हूं। तुम्हारे क्लास टीचर प्रिंसिपल केबिन में है, और सभी स्टूडेंट्स को इस लेक्चर के बाद प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। और वो क्यों जाना है ये तुम लोगों के ग्रुप पर मैसेज तो आया ही होगा। यह उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज के स्टार्ट होने से पहले ही तुम लोग क्लब करते जाओगे। एक लॉयर होने के लिए पहले खुद के दिमाग को स्ट्रांग करना जरूरी है, और इस वक्त तुम लोगों को स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि ड्रिंक और अल्कोहल के नशे में रहना चाहिए। अगर ऐसे रहोगे तो फ्यूचर में तुम लोगों को कोई भी लॉयर नहीं बन पाएगा। कहते हुए वो फीमेल प्रोफेसर देखने लगती है। तभी एक लड़की अपनी जगह पर खड़ी होकर, पर प्रोफेसर जो इस पार्टी में नहीं थे उनका क्या? क्योंकि एम्स तो हमारे घर पर थे। क्या मुझे भी प्रिंसिपल ऑफिस जाना होगा चाहिए? आप हमारे पेरेंट्स से पूछ सकती हैं। मेरे पेरेंट्स रात को अलाउड नहीं करते हैं ऐसी जगह, तो फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस क्यों जाऊं? फीमेल प्रोफेसर उसे लड़की की बात को सुनकर उसकी आंखों में देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए, जो जो उसे पार्टी में नहीं थे वो सभी प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं। तुम्हारे क्लास टीचर इतने भी बुरे नहीं हैं, वो जो सच बोल रहे हैं। उन्हें कभी भी पनिशमेंट नहीं देंगे, पर हाँ उनके सामने जो झूठ बोलता है वो बहुत आसानी से वह ढूंढ लेते हैं, क्योंकि प्रोफेसर धनुष की नजरें बहुत ज्यादा तेज है, और सभी को पता है कि वो दुनिया के बेस्ट लॉयर के टॉप 1 पर अपनी पोजीशन बना रखी है। आशा करती हूँ आप सभी सच कहेंगे, क्योंकि कॉलेज का पहला दिन किसी का आखिरी दिन भी हो सकता है। यहाँ पर झूठ की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉयर बनाया जाता है, ना कि कोई गुलाम। वो प्रोफेसर सभी की तरफ देखती है, और वही यह सुनकर सभी के चेहरे पूरी तरह से फीका पड़ जाते हैं। पर दानिया नॉर्मल थी, और उसे ऐसे देखकर रुद्रांशी अपनी आंखें छोटी करके, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है? तुम भी तो झूठा कहने वाली हो, तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे? दानिया ये सुनकर अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में भी एक लॉयर आए थे, और वह भी लॉयर थे। उनके सामने मैं झूठ बोल दिया, और उन्होंने उसे झूठ को सच मान लिया था। इससे तुम अंदाज लगा सकती हो कि मैं झूठ बोलने में कितनी ज्यादा माहिर हूं। मेरे अंदर टैलेंट में कितना भी झूठ बोलूं, पर मैं घबराती बिल्कुल भी नहीं। और जो इंसान झूठ बोलते वक्त घबराता है ना, इतना समझ लो वह पकड़ा जाता है। मैं हमेशा इसी वजह से बचती आई है। तो इसके लिए प्रोफेसर चाहे तुम्हारी आंखों में देखे या तुम्हें वह तुमसे बार बार उल्टे सीधे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए कहीं, उनसे सिर्फ यही कहना मुझे पता नहीं है, क्योंकि तुम तो उसे पार्टी में नहीं थी। कोई अंदाजा मत लगा, बस इतना ना कह दो, चेहरे पर घबराहट मत लाना, नहीं तुम पकड़े जाओगी। कहते हुए वो उसे आंख मार के मुस्कुरा देती है,
और वही यह सुनकर रुद्राशी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी बड़ी आवाज में, तुम तो सच में बहुत ज्यादा शातिर हो, पर मेरे घर वाले कहते हैं कभी कभी हम इतना ज्यादा झूठ बोल देते हैं ना कि कोई हमारी बात को भरोसा नहीं कर पाता, इसी वजह से ज्यादा झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है। कहते हुए वो उसे देखने लगती है, तो वही यह सुनकर दानिया उसकी तरफ देखकर कुछ सोचकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, तुम्हें पता है हमारे फार्म में जितने भी लॉस होंगे ना आधे से ज्यादा झूठ ही बोलते होंगे, क्योंकि लॉयर कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है सामने वाले की जान बचाने के लिए, और वैसे भी झूठ में तब बोलता हूँ जब मैं फंस रही हूँ, नहीं तो झूठ मुझे बोलना ज्यादा पसंद भी नहीं है। अगर इस सिचुएशन है तो हमें ने झूठ नहीं बोला ना तो मुझे गारंटी है कोई ना कोई पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। कहते कहते वो उदासी भरे चेहरे के साथ उसे देखने लगती है, फिर सामने प्रोफेसर की तरफ देखकर अपने मन में, भगवान क्या करूं, मुझे तो समझ तो नहीं आ रहा है, कहने को तो मैं कह दिया, पर क्या होगा मेरा प्रोफेसर ने अगर मुझे पकड़ लिया तो, भरोसा भी नहीं है और वह तो टॉप 1 लॉयर है, और इनको तो देखकर पता चलता है कि कौन झूठ कह रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ही मेरा झूठा जल्दी ही पकड़ लेगा, पर नहीं मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। अगर इस बारे में किसी को पता चला और घर पर कॉल चला गया तो क्या होगा। यही वो सोच रही थी तभी लेक्चर खत्म हो जाता है और वहां पर एक कॉलेज के नाम टैग का फॉर्म पहने हुए आ जाता है। वहां का प्रोफेसर की तरफ सर झुकाकर कुछ कहता है, जिससे वो फीमेल प्रोफेसर सभी की तरफ देखकर, स्टूडेंट इंतजार खत्म हुआ, प्रिंसिपल ऑफिस में आपके जाने का वक्त आ गया है। आशा करती हूं हर कोई सच ही रहेगा, झूठा खाने के बारे में कोई सोचेगा नहीं। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट अपना सर हिला देते हैं और एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर के केबिन में आ जाते हैं। प्रोफेसर इस समय किसी फाइल को पढ़ रहे थे और सारे स्टूडेंट लाइन में खड़े थे। हमारी दानिया और रुद्रांशी दोनों स्टूडेंट्स के बीच बीच खड़ी थी। जिस किसी की नज़र उनके ऊपर ना आए, प्रिंसिपल ऑफिस में आने के बाद वो सभी खामोश हैं क्योंकि प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे। फाइल को टेबल पर रखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, लगता है तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है जो यहां पर कर उठाकर मेरे सामने खड़े हो। अपना सर झुकाओ बेशर्म, थोड़ी भी शर्म नहीं है। तुम इस कॉलेज के ग्रेजुएट स्टूडेंट होने वाले हो। यहां से तुम्हें डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा एक लॉयर बनने का, और तुम सभी लॉयर बने नहीं और अभी से ही अपने रंग दिखाना शुरू कर रहे हो। इस उम्र में अल्कोहल करने की परमिशन तुम लोगों को किसने दी? एक लॉयर हो तो तुम्हें अभी से अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन पार्टियों से में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये पार्टी ऑर्गेनाइज्ड किसने की थी? ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जितेश सामने खड़ा होकर अपना सर झुकाते हुए, सॉरी प्रोफेसर, मैं ये करना नहीं चाहता था, पर मुझे लगा इससे हम सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। मैंने अल्कोहल या ड्रिंक पार्टी में नहीं रखी थी, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जूस थे। कोई डाउट हो तो वहां पर जो मैनेजर है उनके पास मैंने लिस्ट भेजी थी, उनके पास मैंने स्पेशली जूस के लिए ऑर्डर किया था, और सभी स्टूडेंट्स जूस पी रहे थे और सभी से बातें कर रहे थे। यह नॉर्मल पार्टी थी, कोई भी ड्रिंक नहीं ऐड की गई थी। ये सुनकर केबिन के अंदर एक शख्स आ जाता है, वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या सच में लगता है झूठ बोलने में तुमने बहुत अच्छी मास्टर की है? अगर तुम्हें झूठ बोलना था तो तुम अपने पापा के साथ बिजनेस हैंडल करते हैं, यहां पर लॉयर क्यों बने आ गए हो? ये आवाज दानिया के कानों में मैं चली जाती है, जो उसने अपना सर नीचे झुकाया था ऊपर करने लगती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, हाथ पैर कहां पर रहे थे, उसकी दिल की धड़कन है बढ़ रही थी। वो घबराई हुई नजरों से एक लड़की के बालों को साइड में करके धीरे से सामने देखने लगती है। जैसे ही सामने प्रोफेसर का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही चली जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, उसके हाथों में पसीना आने लगा था। रुद्रांशी उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे वह अपनी आंखों को बंद करके उसे लड़की के पीछे छुपाने लगते हैं और अपने मन ही मन, है भगवान ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यह प्रोफेसर है तो वो इंसान यही है। इसकी बातें बातें आप भी मुझे कानों में गूंज रही है, और इसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक क्यों है? ये पक्का यह मुझे पहचान लेगा, और मुझे गारंटी है मेरी वजह से इन लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। उसने मुझे देखा था, फिर उसने सभी को पढ़ा होगा। मैं भी बेवकूफ़ी इसके कमरे के सामने खड़ी थी। मुझे ना चाहते हुए भी झूठ कहना पड़ेगा, पर मैं कुछ झूठ कह दूंगी तो ये प्रोफेसर मेरी फैमिली को यहाँ पर बुलाएगा। मैं इसे से कह दूंगी कि मैं नहीं थी। शायद इस गलतफहमियां हुई थी।
मैंने मेकअप भी थोड़ा अलग किया था। शायद इसकी वजह से इसे मैं याद नहीं रहूंगी। और यह भी तो शायद नशे में था। यही सोचते सोचते वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी आने लगती है। उसकी पूरी बॉडी परेशानी के मारे अलग तरह से रिएक्ट करने लगी थी। वो रुद्रांशी का हाथ पकड़ लेती है। रुद्रांशी भी उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे भी लगता है कि शायद वो डर गई है, पर असल वजह उसे भी नहीं पता थी। वही सामने खड़ा धनुष सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में, मुझे प्रोफेसर दीप्ति ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो वहां पर नहीं थे, तो हर एक स्टूडेंट मेरे सामने आकर मुझे ये बताया कि वह था या नहीं, हाँ और ना में ही जवाब देना है। ज्यादा बातें यहाँ पर अलाउड नहीं है। हर एक स्टूडेंट यहाँ पर आए जो स्टूडेंट वहां पर था। उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कल ऑफिस में एक लेटर के साथ आना है। अभी के पेरेंट्स को पता चले कि उनके स्टूडेंट कितने ज्यादा अच्छे हैं। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे पूरे क्लब की इंफॉर्मेशन निकली थी। और मुझे ये भी पता है कि उसे क्लब में बहुत सारे स्टूडेंट ने ड्रिंक की थी। कहते हुए वो सभी की तरफ अपने गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है। और वही धनुष की आवाज इतनी ज्यादा सख्त थी कि सभी के रीढ़ की हड्डी तक काम उठ चुकी थी। स्टूडेंट एक एक करके उसके सामने हाँ ना जवाब दे रहे थे। जो झूठ बोल रहा था उसे एक साइड खड़ा किया जाता है। ऐसे ही 3 रो बनाए जाते हैं। जो सच कह रहा था उन्हें एक तरफ रखा जाता है। जो उसे पार्टी में नहीं थे उन्हें एक साइड रखा जाता है। और जो झूठ कह रहे थे उन्हें एक तरफ रखा जाता है। सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो रही थी। सभी स्टूडेंट्स परेशान थे। रुद्रांशी की जब बारी आती है तो वो सच ही कहते हैं कि उसे पार्टी में वह गई थी। एक ही स्टूडेंट बचती है जिसे अपना सर नीचे झुकाया था। वो अपना सर ऊपर बिल्कुल भी नहीं किया था। प्रोफेसर धनुष उसकी तरफ देखकर अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, अब क्या तुम्हें इनविटेशन देना होगा? यहाँ पर मेरे सामने आओ और अपना सर नीचे क्यों झुकाया है ऊपर करो। कहते हुए वो सभी की तरफ अपने गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है। और वही धनुष की आवाज इतनी ज्यादा सख्त थी कि सभी के रीढ़ की हड्डी तक काम उठ चुकी थी। स्टूडेंट एक एक करके उसके सामने हाँ ना जवाब दे रहे थे। जो झूठ बोल रहा था उसे एक साइड खड़ा किया जाता है। ऐसे ही 3 रो बनाए जाते हैं। जो सच कह रहा था उन्हें एक तरफ रखा जाता है। जो उसे पार्टी में नहीं थे उन्हें एक साइड रखा जाता है। और जो झूठ कह रहे थे उन्हें एक तरफ रखा जाता है। सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो रही थी। सभी स्टूडेंट्स परेशान थे। रुद्रांशी की जब बारी आती है तो वो सच ही कहते हैं कि उसे पार्टी में वह गई थी। एक ही स्टूडेंट बचती है जिसे अपना सर नीचे झुकाया था। वो अपना सर ऊपर बिल्कुल भी नहीं किया था। प्रोफेसर धनुष उसकी तरफ देखकर अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, अब क्या तुम्हें इनविटेशन देना होगा? यहाँ पर मेरे सामने आओ और अपना सर नीचे क्यों झुकाया है ऊपर करो। ये सुनते हैं दानिया अपने दोनों हाथों की मुठिया बनाकर अपना सर बड़ी हिम्मत के साथ ऊपर करती है। जैसे ही वह अपना सर ऊपर करके सामने वाले शख्स की तरफ देखते हैं तो उसकी वो स्टील ग्रे आइज को देखकर उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। धनुष बस उसकी आंखों को खामोशी से देख रहा था। वो उसे अपने पास आने का इशारा कर देता है। दानिया उसे देखते हैं और फिर अपना सर हिलाते हुए उसके पास आने लगते हैं। दानिया का चेहरा परेशानी में भर गया था। वो बड़ी मासूमियत के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसे देखकर अपनी गहरी आवाज में, क्वेश्चन तो तुम्हें पता है, आंसर का जवाब दो। दानिया उसकी बातों को सुनकर अपने दोनों उंगलियों को आपस में उलझाए हुए थे। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। तभी धनुष अपनी गुस्से भरी आवाज में, वक्त नहीं है मेरे पास, बताओ तुम थी या नहीं। दानिया ये सुनते ही परेशान होने लगती है। वो अपनी आंखों को बंद करके अपने मन ही मन, अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ गए तो उन्हें पता चलेगा मैं क्या करूं। अप्पा और माँ को परेशान नहीं कर सकती, पर अगर झूठ बोल दिया और उसने पकड़ लिया तो, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे झूठ बोलना ही होगा, नहीं तो माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी और अप्पा को लगेगा कि मैं यहाँ पर जाकर बिगड़ चुकी हूँ। दानिया बड़ी हिम्मत के साथ उसे देखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज में, नहीं। सानिया की आवाज सुनकर हर कोई खामोश था और रुद्रांशी अपने मन में, हे भगवान, इस लड़की ने झूठ क्यों बोला? अगर प्रोफेसर ने पकड़ लिया तो उसे ऐसी पनिशमेंट देंगे। इसे सच बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अब ये क्या करेगी? जितेश ये देखकर अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपने मन में, ये लड़की बेवकूफ है। ये प्रोफेसर से ज्यादा अपने आप को शातिर समझ रही है। यहाँ पर प्रोफेसर हर किसी के झूठ को पकड़ रहे हैं और यह खुद को प्रॉब्लम में डाल रही है। इसे पता नहीं है कि यह क्या कर रही है।
कॉलेज से बाहर हो जाएगी। ये किसके सामने झूठ बोल रही है? इसके पास दिमाग नहीं है। जो शख्स सेकंड के अंदर ही इंसान के चेहरे को देखकर बता सकता है कि वह झूठ कह रहा है, ये सच। और ये लड़की सच में इसके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है, मैं इसे बचा भी नहीं सकता अब। वही धनुष उसके चेहरे को देखने लगता है, फिर अपने होठों पर ना देखने वाली मुस्कुराहट लिए अपनी शांत आवाज में, तुम जा सकती हो। दानिया ये सुनकर उसे देखकर हैरानी भरी आवाज में, क्या? धनुष से देखकर अपने दोनों हाथ जब में डाले अपनी शांत आवाज में, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? क्लासरूम में जाओ, यहां पर रहना है। अगर तुम नहीं हो तो यहां पर रहकर क्या करने वाली हो? ये सुनकर वह हैरान तो हो गई थी, फिर भी वह अपना सर हिलाते हुए वहां से जाने लगती है और धनुष उसे जाते हुए देखकर अपने होठों पर एक अजीब सी तिरछी मुस्कुराहट लिया अपने मन में। इनोसेंट गर्ल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठ को पकड़ नहीं सकता? पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी पर। मन ही मन में इतना कहकर वह अपनी गर्दन को मोड़ते हुए प्रोफेसर की तरफ देखने लगता है और वही यह सब देखकर सारे स्टूडेंट हैरान थे। एक लड़की ही कुछ बोलने वाली थी कि जितेश उसे देखकर शांत रहने का इशारा कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अब दानिया मुसीबत में चले जाएं। वही रुद्रांशी हैरानी के साथ अपने मन में, ओ माय गॉड, मेरी दोस्त झूठा खाने में बहुत ज्यादा माहिर है, आगे जाकर यह फ्यूचर में बहुत अच्छे लॉयर बनेगी। वैसे मुझे नहीं लगा था कि यह झूठ रहेगी, पर उसने झूठ कह दिया। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर उसके पेरेंट्स को पता चलता तो क्या होता, और मेरी वजह से इसे और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में चली जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही उसे जाने के लिए फोर्स किया था। कहते कहते वो उदास होने लगती है, चेहरे पर हद से ज्यादा परेशानी थी। पर प्रिंसिपल लेटर लाने के लिए कह देते हैं, और जो उसने भी झूठ कहा है उन्हें कॉलेज के साफ सफाई करने की पनिशमेंट मिलती है और साथ ही लेटर लाने की भी। वही दानिया क्लासरूम में ना जाकर गार्डन में चली जाती है, वो गर्दन में आकर जो इसकी बोतल को ओपन करके उसे पीते हुए खुद से, है भगवान, यह इंसान ने सच में मुझे भुला दिया। भूलने वाली चीज हूं, इसे एक बार तो क्लियर हो गई, किसने मुझे पहचाना नहीं। ऐसे मुझे ही लगता था, मैं अच्छा झूठ बोल देता हूं, तो मैंने उसे इंसान को बेवकूफ बना दिया जो सबका मास्टर है। चलो बच तो गई हूं अब थमी हुई सांसों को वापस से लाने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने तो लगभग मेरी जान ही निकाल देता। अब मैं क्या करूं? ये प्रोफेसर बन गया मेरा, वह बातें भूल गया और किसी और के लिए कह रहा होगा, क्योंकि मैं तो इंसान को जानती नहीं हूं। पर इसकी बातें बहुत ज्यादा डरावनी है और यह प्रोफेसर उससे ज्यादा भयानक है। भगवान ना करे कभी इसकी नजर में मैं आऊं। अब तो मैं लास्ट बेंच पर ही रहकर खामोशी से सारे क्लास अटेंड करूंगी। ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे इस प्रोफेसर की नजरों में आने लगूं। कहते हुए वो गहरी सांस लेकर शांत हो जाती है। तभी उसके साइड में बैठ जाता है, जिससे वो अपनी नजर तिरछी करके देखती है तो कुणाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए, हम दोनों फ्रेंड से भूल गए क्या? तुमने मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हें 3 लाख दिए थे, कुछ याद है? दानिया उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखों को छोटी छोटी करके जूस को पीते हुए, तो फिर क्या हुआ? और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारे फ्रेंड्स बनने वाली हूं, और वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें फ्रेंड बनाने में। मेरा काम था जो मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी यहां से चले जाओ। पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। और क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर कुणाल हंसते हुए, हाँ पता चला है तुम्हारे क्लासरूम को पहले ही दिन प्रिंसिपल रूम में जाना पड़ा। वैसे सच में तुम्हारा क्लासरूम तो बहुत ज्यादा यूनिक है। फर्स्ट टाइम कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है, पहले ही दिन किसी क्लासरूम को प्रिंसिपल रूम में ले गए थे। ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडेंट जाता था, पर आते हैं कॉलेज में एक रिकॉर्ड ही बना दिया है। वैसे तुम्हारी की क्लास की चर्चा सीनियर से लेकर सारे प्रोफेसर ही कर रहे हैं। मतलब क्या जरूरत थी तुम लोगों को पार्टी में जाने की? वैसे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम यहाँ पर हो मतलब तुम गई नहीं थी उसे दिन मैं भी था क्लब में, और शायद तुम अपनी दोस्त के साथ गई थी। सिर्फ तुम यहाँ पर क्या कर रही हूँ? ये सुनते ही दानिया उसे देखकर खामोश हो जाती है, फिर अपने चेहरा दूसरी तरफ करके जूस पीते हुए, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। कुणाल ये सुनकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, सच में कितना अच्छा झूठ बोल देता हूँ। प्रोफेसर से भी कहा था सच कहूँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, देखकर तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरे 3 लाख उड़ा दिए क्या मेरे? कहते कहते वो दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है, और वही उसकी बात को सुनकर दानिया जानू होने लगती है। वो अपनी जगह पर खड़ी होती है तो कुणाल उसे बैठे हुए देखा, मुझे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि मैं सब कुछ जान तो जाऊंगा, इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो? मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास मेरा एक सीक्रेट है और मेरे पास तुम्हारे सीक्रेट है। पर सच कहना, क्या तुमने झूठ बोला है? दानिया कुछ सोचती है, फिर खामोशी से अपना सर हिला देती है। और ये देखकर कुणाल हैरानी भरी नजरों से, क्या तुमने झूठ बोला और किसी को पता भी नहीं चला? दानिया उसके कंधे पर जोरदार मुक्का मारते हुए, आवाज ना कम करो और हैरानी को भी काम कर दो। अगर पता चलता हो तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी होती? मुंह बंद करो। यहाँ पर मैं खुद परेशान हूँ, क्यों और ज्यादा परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या सुकून नहीं मिलता है मेरी खुशी में? एक बात अच्छे से याद रखना, उसे लड़की की बातें मुझे याद है। तुम्हारी फैमिली तक जाऊंगी और सबको बता दूंगी और साथ में उसे लड़की को लेकर जाऊंगी अगर तुमने कुछ गलत मेरे बारे में बोलने की कोशिश की तो। ये सुनते ही अपना सर हिलाते हुए दानिया को देखकर अपने मन में, वो बहुत पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जो इतना अच्छा झूठ बोलते हैं। मतलब भाई कोई नहीं पता चला से लेकर मेरा जो भाई था वो तो इतना ज्यादा खतरनाक था। उसके सामने कोई झूठ भी बोलता था तो उसके हाथ पैर कांपने लगते, तो बेहोश हो जाता था। और ये लड़की झूठ बोलकर यहां तक आ गई, मतलब पहली बार जिंदगी में कोई ऐसी लड़की मिली है जो इतना अच्छा झूठ बोल सकती है। अब तो मुझे इससे की ही मदद लेनी होगी, तभी जाकर मैं फैमिली के सामने उन दोनों के अच्छे खासे क्लास लगा सकता हूँ। पर कुछ भी कहे, ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे भाई के सामने झूठ बोल दिया, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। खुद से ही इतना कहकर कुणाल कुछ सोचते हुए दानिया तरफ देखकर अपनी होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए। क्या तुम मेरी फिर से मदद कर सकती हो? इस बार मैं तुम्हें तुम जितनी चाहे उतने पैसे दे दूंगा, पर हाँ, एक्टिंग मुझे प्रॉपर चाहिए। दानिया ये सुनकर मुझे परेशान थी, वो उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है और वैसे ही उसकी आंखों में देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचा भी ना तो सच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और मैं कहीं पर भी कुछ करूंगी नहीं। क्या पता तुम मेरा फायदा उठा लो, भरोसा नहीं है मुझे तुम पर। ये सुनते ही कुणाल अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने सीने पर हाथ रखकर, तुम्हें मैं ऐसे वैसे लड़का देखा हूं, मेरा चेहरा तो देखो। मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, परेशान मत हो, इतना भी बुरा नहीं हूं। बस तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी है। देखो, मेरी फैमिली में मेरे दो बड़े बड़े भाई हैं। दोनों के दोनों सिंगल बैठे हैं। एक के लिए तो देखी है पर शादी नहीं कर रहा है और दूसरा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेरे दोनों भाई, मतलब तुम समझ सकती हो, मुझे पागल कर देंगे। अब तुम्हें बस मेरा गर्लफ्रेंड हो, पर उनके सामने जाना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंटेड, झूठ बोलना का तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, तो तुम अगर उनके सामने जाओगी तो वह भी मेरी गर्लफ्रेंड बनाकर, तुम्हें पता है वो दोनों ही मेरे भाइयों पर शादी का टैग लगाने के लिए स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि छोटे ने अगर इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है तो सोचो दोनों बड़े भाइयों का क्या हाल होगा। इसी वजह से बस इतनी मदद कर लेना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने में दे दूंगा तुम्हें। कहते हुए वो कुछ सोचते हुए घबराने लगता है और फिर गहरी सांस लेकर उसे देखने लगता है। दानिया उसके एक्सप्लेन को सुनने के बाद अपना सर हिलाते हुए, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, अगर पकड़ी गई तो तुम्हारे साथ में भी फंस जाऊंगी। और तुमने तो कहा था तुम्हारी फैमिली यहाँ है, तुम्हारा भाई भी प्रोफेसर है, वो कौन है? क्या वो हमारा क्लासरूम को पढ़ते हैं? ये सुनकर कुणाल कुछ सोचते हुए अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, नहीं, वो दरअसल क्लासरूम जो सीनियर होते हैं उन्हें ही पढ़ते हैं। तुम परेशान मत हो, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। पर हाँ, संडे आने वाला है और उसे दिन मेरी फैमिली पूरी घर पर रहते हैं, मैं उनसे बात कर दूंगा और तुम्हें मिलने के बारे में कह दूंगा, क्योंकि आज मंडे है। तुम आज सोचकर मुझे बता देना। वैसे हम शॉपिंग कर लेंगे और तुम्हें मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली की भेज दूंगा, हमारी लव स्टोरी भी भेज दूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली सवाल और जवाबों में बहुत अच्छी है। तुम उनके सामने कॉन्फिडेंस होकर बोलोगी ना, तुम मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा। आखिर तुमने प्रोफेसर धनुष के सामने उन्हें बेवकूफ बना दिया, तो मेरी फैमिली क्या चीज है? ये लास्ट वाला लाइन उसने अपने मन में ही कही थी और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया इतना सर हिला देती है और वहां वह से चली जाती है, क्योंकि रुद्रांशी उसे दिखती है जो उसे ही ढूंढ रही थी। वो उसके पास जाने लगते हैं। वही कुणाल गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करते हुए, मान जाए वैसे इसका एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और इसका बात करने का तरीका और कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है यही एक है जो मेरी मदद कर सकती है। पर अगर इसमें ना कहा तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा बहुत सारे, और यह मुझे सिर्फ भाई दे सकता है। इतना कहकर वो गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है।
वही दानिया रुद्रांशी के पास जैसे ही आती है वैसे ही वो उसे गले लगा लेती है, और वही उसे ऐसे गले लगाते हुए देखकर वह हैरान हो गई थी, पर फिर भी वह वैसे वैसे ही गले लगाने देती है। रुद्रांशी गहरी सांस लेकर उसे अलग होकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर परेशानी भरी आवाज में, तुम ठीक तो हो? मुझे तो लगा था तुम्हारा झूठ पता चलेगा उन्हें, और मुझे ये भी नहीं लगा था कि तुम प्रोफेसर के सामने झूठ बोलोगी। पर जब तुमने झूठ बोला और तुम्हारे चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस देखा, मुझे लगा कि प्रोफेसर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और उन्हें पता ही नहीं चला तुमने झूठ बोला है। पूरा क्लासरूम हैरान हो गया है तुम्हारा झूठ को सुनकर, क्योंकि जो भी वहां पर स्टूडेंट्स थे उन्होंने तुम्हारा चेहरा तो देख लिया था, और तुम्हें पता है एक लड़की तुम्हारा नाम लेने वाली थी, पर जितेश ने उसे रोक लिया और उसे वार्निंग दे दी है, क्योंकि अब तुमने अपने आप को बचा लिया मेहनत से। और फिर बोलो तुम्हारी मेहनत को क्यों पानी में डालने लगे, इसी वजह से वह लड़की भी खामोश हो गई, और उसके बाद किसी ने तुम्हारा नाम भी नहीं। कहते कहते वो उसे देखने लगता है, और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया कुछ कहती नहीं है, वो बस अपना सर हिला देती है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है, वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, और तुम्हारे साथ क्या हुआ? और जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने झूठ कहा था उनके साथ क्या हुआ? ये सुनते ही रुद्रांशी उसे देखकर अपनी शांत आवाज में, हम लोगों को तो लेटर लाने के लिए कहा है, और जिन्होंने झूठ कहा है उन्हें कॉलेज को पूरी साफ सफाई करनी है, और साथ में उन्हें लेटर भी लिखने को कहा है, उनके पेरेंट्स पर आने वाले हैं। शायद उनको थोड़ा और पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि प्रोफेसर की नजरों में आए हैं, और झूठ बोलना सही नहीं है। तुम्हारा तो बात अलग है, पर उन लोगों के साथ बहुत बड़ा होने वाला है मुझे लगता है। ये सब छोड़ो, वैसे तुमने अच्छा किया। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ आ जाते काशी से यहाँ पर, और आते तो अंकल आंटी बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते, और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम प्रॉब्लम में चली जाती। कहकर उसे देखने लगती है, और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया उसके हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। अगर वह भी जाते तो शायद कुछ कहते नहीं, बस थोड़ा सा नाराज हो जाते, कुछ दिन बात नहीं करते। पर अप्पा मुझसे बात किए बिना रहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो भी करूंगी वो सही करूंगी। माँ थोड़े दिन बात नहीं करती, पर हाँ वह ध्यान मेरा हमेशा रखती है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए ना, तो वो हमेशा अप्पा के जरिए में पता लगवाती है कि मैं कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ। रुद्रांशी यह सुनकर हंसने लगते हैं। वो दोनों हंसते हुए जा ही रहे थे कि तभी उन्हें प्रोफेसर धनुष, जिन्होंने अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, इस समय वह किसी से बात कर रहे थे, वह सामने उन दोनों को देखते हैं। उनकी नजर उन दोनों पर थी, पर दानिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि धनुष उसकी ही तरफ देख रहा है, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर अलग ही परेशानी बढ़ने लगी थी। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर देती है, और रुद्रांशी भी वहां से चली जाती है। धनुष बस वही खड़ा देख रहा था दानिया को जाते हुए, उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। वह जैसे जैसे उससे दूर जा रही थी, वैसे ही उसके होठों पर एक अजीब ही मुस्कुराहट आने लगी थी। कॉल पर बात जरूर वह कर रहा था, पर नजर उसके सामने थी। वही दानिया जो जा रही थी रुद्रांशी के साथ, पर उसे अंदर ही अंदर अलग ही बेचैनी और डर महसूस हो रहा था। ये क्यों, ये उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे महसूस रहा था कि उसकी पीठ जल रही है। उसकी आंखों को अपनी पीठ पर वह साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों की तपिश ऐसी थी कि वह उसे इग्नोर कर ही नहीं पा रही थी। वही वो दोनों ही क्लासरूम में जब आती है, तभी उसके सामने जितेश खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह ना समझे वाली आंखों के साथ रुद्रांशी की तरफ देखने लगती है। रुद्रांशी एक गहरी सांस लेकर दानिया हाथ पकड़ लेती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जितेश उसके सामने क्यों है। जितेश दानिया के सामने खड़ा होकर अपनी शांत आवाज में, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछ रहा था कि तुम इतना अच्छा झूठ कैसे कह पाती हो, जिससे प्रोफेसर को तुमने बेवकूफ बना दिया। मतलब उसे पता भी नहीं चला कि तुमने झूठ कहा है। जान सकता हूं ये सब कैसे हुआ? आखिर एक लॉयर बनाकर इतनी अच्छा टैलेंट तुम्हारे अंदर है। मुझे लगता है फ्यूचर में एक दिन जरूर हम दोनों आमने सामने आ जाएंगे। कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। दानिया उसकी बातों को सुनकर हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ना समझे वाले चेहरे के साथ उसे देख रही थी, जो उसे देखकर अपनी शांत आवाज में, तुम्हें पता नहीं होगा, मैं ही जितेश ट्रस्टी का बेटा। सभी को पता है मेरे बारे में, पर लगता है तुम्हें नहीं पता है। ये हैरानी वाली बात है मेरे लिए, पर चलो अच्छा है आज मुलाकात हो गई। वैसे उसी दिन हमारी मुलाकात हो जाती,
अगर तुम उसे पार्टी में रहती तो। एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, पर शायद तुम कहीं चली गई थी। ऐसा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, वह भी तब जब पार्टी में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। जान सकता हूं कि तुम कहां चली गई थी? सुन, तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सच में कुछ हुआ था क्या? उसकी आवाज में कुछ था जो बहुत ज्यादा अजीब था, और उसकी बातों को सुनकर दानिया को उसे दिन के बारे में याद आने लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर फिर भी वह अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक थी। वो दरअसल लाउड म्यूजिक की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर कभी गई नहीं थी, और अचानक ऐसे जगह पर जाना थोड़ा अजीब था मेरे लिए। इसी वजह से मैं वहां से जल्दी ही चली गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मुझे लगता है कि मुझे क्लासरूम के अंदर जाना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर आ रही है। कहकर उसके साइड से हो गुजर कर जाने लगते हैं, और वही रुद्रांशी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अरुण ये देखकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर, भाई लगता है ये बहुत मेहनत करवाने वाली है तुमसे। इसका एटीट्यूड देखो, और जिस तरह से उसने झूठ कहा, चेहरा जितना मासूम देखे उससे कई गुना ज्यादा ये बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग का यूज करना जानती है। थोड़ा दूर ही रहना, क्या पता मासूमियत के चक्कर में तुम खुद को ही किसी मुसीबत में ना डाल दो। कहते हुए उसे देखकर मुस्कराने लगता है, और वही उसकी बातों को सुनकर जितेश दानिया देखा है, जो हेड डाउन कर रखा था, और रुद्रांशी उसे कुछ कहे जा रही थी, जिसका जवाब वो बस सर हिलाकर दे रही थी। उसे देखने के बाद वह वहां से चला जाता है, और वही उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर अरुण भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। प्रोफेसर धनुष आ जाते हैं। क्लासरूम में जैसे ही प्रोफेसर धनुष आते हैं, वैसे ही सभी के चेहरे पीक पड़ जाते हैं। वही धनुष सभी की तरफ देखकर टेबल पर बैठ जाता है, और अपने हाथों में पेन को लिए उसे गोल गोल घुमाकर अपने होठों पर सख्त एक्सप्रेशन लिए। क्या हुआ, खौफ इतनी जल्दी आ गया? सभी के चेहरे पर ये तब कहाँ था जब ये पता होने के बावजूद भी कि तुम सभी क्या बनने वाले हो। ये बातें तो होती ही रहती है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। मेरे क्लास में तुम्हें रहना है 1 साल तक, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो सही कहा ना? स्टूडेंट अपना सर हिला देते हैं, तो धनुष हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो हंसते हुए बड़ी अजीब तरह से सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर, तुम लोग क्यों अपना सर हिला दे रही हो? मजा तो मुझे आने वाला है तुम लोगों को पढ़ने में। स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन के, और इसमें अपनी मार्क्स भी ऐड करने हैं सभी को। कहकर वो लड़कों से स्टार्ट कर देता है। सभी एक एक करके अपने अपने मार्क्स बताना स्टार्ट करते हैं, नाम बताना स्टार्ट करते हैं। वही दानिया देखकर परेशान होने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्रांशी के बाद उसका नंबर आ जाता है। जैसे ही उसका नंबर आता है, वैसे ही रुद्रांशी उसे खड़ी होने का इशारा कर देती है। दानिया ये देखकर अपना सर हिला देती है, अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है, और जगह पर वैसे ही खड़ी होकर अपनी शांत आवाज में बिना धनुष की तरफ देखे, मेरा नाम दानिया मित्तल है। मेरी फैमिली ने, मेरे अप्पा डॉक्टर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है। मैं अपने फैमिली की एक ही बेटी हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, और मुझे परसेंटेज 58 आए थे। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये तो बहुत ज्यादा कम थे एक लॉयर बनने के लिए। धनुष उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, अगर इतने ही कम परसेंटेज है ये तो एवरेस्ट से भी बहुत ज्यादा काम है, तो फिर एम्स आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं? बहुत सारे प्रोफेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं? कहीं स्टूडेंट झूठी बातें कहकर केस जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं? हम यहाँ पर जस्टिस से बार में सीखते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स। कहते हुए वो हंसने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर दानिया अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस लिए धनुष की तरफ देखकर, बस मुझे बना है लॉयर, पता नहीं क्यों, किस लिए, पर मुझे बना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। और रही बात पैसों के लिए, तो जाहिर सी बात है पैसों की कमी तो है नहीं मेरी फैमिली में। मेरे अप्पा बेस्ट डॉक्टर है। हमारे घर में जैसे चाहे वैसे सहूलियत दी जाती है, पर उन्होंने मुझे काबिल बनने के लिए भेजा है, ना कि बिगड़ी हुई लड़की बनने के लिए। कहकर वो बैठ जाती है, और वही उसकी बातों को सुनकर धनुष क्लैपिंग करने लगता है। धनुष के क्लैपिंग करने से सभी हैरान हो जाते हैं। सभी क्लैपिंग करते हैं, और अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। एटीट्यूड अच्छा है, फ्यूचर में यही एटीट्यूड आगे तक ले जाएगा एम्स।
ध्यान रखना रास्ते में कोई पत्थर ना मिल जाए जो पैरों के नीचे आकर तुम्हें गिरा दे। जमीन को देखा जाता है। कहते हुए धनुष उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में देख रहा था और ये दूर से ही दानिया देख सकती थी। उसका ऐसे देखने से उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, पर फिर भी वह अपना सर नीचे झुकाकर किताब को खोल देती है। धनुष सभी को लॉ के रूल्स बताना शुरू कर देता है। फिर सभी को ये लर्न करने के लिए कहकर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। पूरा दिन खत्म होने के बाद दानिया अपने सर को पकड़ लेती है। वो खामोश थी, जैसे वो किसी बारे में सोच रही है। उसका सर दर्द कर रहा था। वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इस समय वह अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ सोचने लगते हैं। उसकी दिल की धड़कन में बढ़ने लगते हैं और उसे बेचैनी भी महसूस हो रही थी। यह क्यों, ये उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी आंखों को वैसे ही बंद रखे हुए गहरी सांस लेती है और अपने मोबाइल को निकालकर कुछ देखने लगती है। कुछ देर के बाद उसका अपार्टमेंट भी आ जाता है। रुद्रांशी को बाय बोलकर वो वहां से अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आती है, वैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करके सोफे पर लेटकर गहरी सांस लेते हुए, पता नहीं वो प्रोफेसर की आंखें सच में इतनी ज्यादा अजीब थी या मुझे भी इतनी ज्यादा अजीब लग रही थी। जिस तरह से वह देख रहा था, मतलब सच में लास्ट में उसकी वह नजरें, जिस तरह वह मुझे देखकर एक स्माइल, उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता है। पर अगर ऐसा होता तो मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बल्कि मुझे पनिश करता। कहते कहते लगभग रोने वाली शक्ल के साथ बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, हे भगवान, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं पागल होने वाली हूं। मतलब उसे इंसान की बातों के बारे में सोच सोचकर मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद पागलों की तरह ये सब सोचने लगी हूं। मैं ना उसके बारे में सोचूंगी नहीं। वो प्रोफेसर पता नहीं इतना ज्यादा अजीब क्यों है। जब से मिला है तब से ऐसा लगा था जैसे कुछ अजीब है। मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जो इतना ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा भयानक है। उसे दिन भी उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी और अब तो ऐसा बोल रहा था जिस तरह से कुछ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पढ़ रहा कम है और मुझ पर ध्यान बहुत ज्यादा दे रहा है। मैं भी ना ऐसा समझ रही हूँ खुद को कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। इतना कहकर वो अपने लिए खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाने के बाद वो फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। 9 बजे बज चुके थे। वो कुछ सोचकर अपने हाथों में केक जो उसने लाया था उसमें से 2 पीस निकालकर एक डब्बे में पैक कर देती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस लेकर सामने वाला अपार्टमेंट के साइड जो फ्लावर पॉट रखा हुआ था उसने पानी अभी था, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि कोई तो है। दानिया एक गहरी सांस लेकर उसे अपार्टमेंट के सामने खड़ी होकर बेल बजाने लगते हैं। 3 बेल बजाने के बाद भी अपार्टमेंट नहीं खुलता है तो वो खुद से ही मुंह बनाते हुए, हे भगवान, ये कहाँ चला गया। मुझे तो लगा था कि उसने अपनी दिया है तो चला गया होगा, अब मैं क्या करूं। खुद से ही इतना कहकर वो मुंह बनाने लगती है और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के गर्म सांस महसूस होती है, जिसे महसूस करके उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और जैसे ही वो अपनी गर्दन तिरछी करती है उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके हाथों में जो बॉक्स था वह गिरते ही वाला था कि वो शख्स उसे बॉक्स को पकड़कर वैसे ही उसकी नीली आंखों में देखने लगता है। वही वो शख्स उसकी आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा पीछा करोगी। सरप्राइज, गोस्ट। गोस्ट नाम सुनकर वह हैरान हो जाती है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्या, आर यू ओके, व्हाट डू यू मीन गोस्ट, मैं जीती जागती इंसान हूं, कोई भटकती हुई गोस्ट नहीं जो तुम मुझे ये बुला रहे हो। तुम यह मुझ कैसे सकते हो, सॉरी, मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं प्रोफेसर। और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले ही आई हूँ, वह भी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने के लिए, ना कि आपका पीछा करने के लिए। आप चाहे तो नीचे आंटी से भी पूछ सकते हैं। मैंने भी उनसे पूछा था कि मेरे सामने वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर रहते हैं। अगर आप यहाँ पर रह रहे तो मुझे अब जाना चाहिए। मुझे बहुत सारी स्टडी करनी है। वैसे भी आपने बहुत सारी स्टडी दिए हैं जिससे कंप्लीट करना है। कहते हुए वो उसके सामने केक को आगे करके, ऐसे खाली हाथ मिलाना अच्छा नहीं होता है, माँ कहती है। यह आपके लिए आखिर कैसे भी हूं, पर आप मेरे नेबर हैं। कहते हुए वो उसके सामने केक को आगे करती है
और वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर धनुष उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसकी गहरी नीली आंखों में देखकर, आई डोंट लाइक स्वीट बट यस आई वॉन्ट टू टेस्ट यू गोश। उसकी आवाज बेहद धीमी थी और ये सुनकर पता नहीं क्यों दानिया पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, वो अपनी आंखें वैसे ही बड़ी करके। क्या क्या कहा आपने? लगता है आप ठीक नहीं है। आपको स्वीट पसंद नहीं है तो कोई नहीं, मैं खा लूंगी, मुझे बहुत पसंद है और अब जाना चाहिए। कहते हुए वो अपनी नजरों को इधर उधर करने लगती है और वही उसके ऐसे चेहरे के रिएक्शन को देखकर धनुष अपना दूसरा हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने नजदीक करके उसकी आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में, इतनी जल्दी मुझसे दूर जा रही हूं? अभी तक तुम्हें झूठ बोलने की पनिशमेंट नहीं मिली है गोश। ये सुनते ही दानिया पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और उसे देखने लगते हैं। उसके चेहरे पर पूरी तरह से परेशानी भरे पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, साथ ही पसीना आने लगता है। नीली आंखों में घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसके पैरों तले जमीन भी खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि धनुष की आंखें इतनी ज्यादा भयानक थी और जिस तरह से वह उसे देख रहा था जिसे से उसे और भी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि बातों को सुनकर वो पूरी तरह से परेशान होने लगती है। फिर भी वो बड़ी हिम्मत के साथ उसकी आंखों में देखकर, तो फिर आपको अगर पता था तो फिर आपने मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दी? धनुष्य सुनकर वैसे ही उसे दीवार से लगाकर उसे चेहरे पर आए हुए बालों को उसके पीछे कर उसकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिया। तब नहीं दी, सोचा अब दे दो। ये सुनकर दानिया हैरानी भरी नजरों से उसके तरफ देखकर, क्या मतलब? वो तो हो गया है ना, और वैसे भी मैं जाने वाली नहीं थी, मैं जल्दी ही आ गई थी, आपने देखा भी था, मैं आपसे बात करके वहां से निकल गई थी। मैं सच कह रही हूं, मैं वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकी थी, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी और ड्रिंक नहीं थी। सुनकर उसकी आंखों में देखकर अपनी सख्त आवाज में, ड्रिंक नहीं की थी तो तुम्हें नशा किसका हुआ था? जो जूस के गिलास लिया था, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि तुम्हारे जूस के गिलास में कौन क्या मिलाकर चला जाता है? तुमने जो जूस का ग्लास अपने हाथों में लिया था उसमें ड्रिंक मिलाई गई थी। तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई होगी, फिर भी तुम झूठ कहोगी कि तुमने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था? कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगता है और इस बार वो पूरी तरह से खामोश हो जाती है। उसे लगा था कि कुछ तो अजीब है। वो अपने सर झुकाए हुए बड़ी मासूमियत से, सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसी जगह पहली बार गई थी, वह भी बस दोस्त बनाने के लिए। मैं अप्पा कसम कह रही हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं कभी भी अपने अप्पा की कसम नहीं खाती। मैंने झूठ कहा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरी फैमिली काशी रहती है और वह कैसे यहाँ पर आती? अगर उन लोगों को पता चलता तो वो और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। कहते हुए वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है और धनुष उसे देखकर अपनी गहरी आवाज में, पनिशमेंट पनिशमेंट होती है। अगर क्लासरूम में तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो बता दो, इसे बहुत अच्छे पनिशमेंट मिलेगी। क्या चाहती हो? सबके सामने, तुम सबके सामने महान हो गई मुझे बेवकूफ बनाकर, क्या ये कम नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि सबके सामने तुम बेइज्जत हो जाओ? कहते हुए वो उसे देखने लगता है और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया जान तो बहुत हो गई थी। मतलब इतना सब कुछ धनुष को कैसे पता? पर फिर भी वो इज्जत तो नहीं होना चाहती थी क्लासरूम में, इसी वजह से वह अपना सर झुकाए हुए एक आज्ञाकारी बच्चों की तरह, आप जो पनिशमेंट दोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। क्लासरूम के सामने कुछ मत कर दीजिए और ना ही मेरे अप्पा को इस बारे में कुछ पता चले। धनुष उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखों में देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर, ब्रेकफास्ट और डिनर तुम्हारे अपार्टमेंट में होगा और वो तुम्हें ही बनाना है। याद रखना, इस बीच बहुत सारी चीज होगी जो मैं ऐड करता रहूंगा और तुम्हें कुछ बोलने की परमिशन नहीं है। अब जाकर मेरा डिनर तैयार करो और हाँ, वेजिटेबल को अच्छे से बॉईल करके उनका सूप बनाओ। कहकर वो वहां से चला जाता है अपार्टमेंट के अंदर और वही उसकी बातों को सुनकर दानिया जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में आकर सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर रोने वाली शक्ल बनाते हुए, है भगवान, आखिर मैंने क्या बुरा किया था किसी का, जो ये राक्षस, ये शैतान, ये पागल इंसान मेरे ही सामने रहने को आ गया? मैं क्यों यहाँ पर आ गए? अब तो मैंने एडवांस में पैसे भी दे दिया, अब मैं जा भी नहीं सकती और ऊपर से इसके 2 टाइम का खाना बना, मुझे खुद खाना बनाना नहीं आता और इसके नखरे देखो, इसको वेजिटेबल्स का सूप पीना है।
मैं क्या कोई नौकरानी दिखती हूँ या मास्टर शेफ दिखती हूँ जो मुझे ये सब कह रहा है? ये सब कैसे करूंगी और इसके अब नखरे कैसे सह लूंगी? पता नहीं उसने मुझे वहां पर छोड़ा क्यों, जानबूझकर छोड़ होगा ये सब करने के लिए। अब ना बातें कम करती हूँ, नहीं तो ये खाने के लिए आ जाएगा और फिर कुछ ना मिला तो। इतना कहकर वो अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेती है और वहां से चली जाती है। काम करने के लिए वो फटाफट से वेजिटेबल सोप्स बनाने की रेसिपी ढूंढने लगते हैं। उसे मिल भी जाती है। वो रेसिपी में जो था वही बनना शुरू कर देती है। जैसे जैसे करके उसने वेजिटेबल सूप तो बनाया था और वैसे ही डाइनिंग टेबल पर रख देती है। खाने को तो उसने अपने हिसाब से बनाया था, तो एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा बनती है, जैसे कि फ्राई राइस, और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके पास थे वो सब डाल देती है और उसे बनाकर वह रख देती है। डाइनिंग टेबल पर टाइमिंग देखते हैं तो 9:30 बज चुके थे। तभी अपार्टमेंट की बेल बजती है, जिसके आवाज को सुनकर उसे समझ आ चुका था कि बाहर कौन है। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए चली जाती है। दरवाजा ओपन करने के लिए जैसे ही वो ओपन करती है तो सामने धनुष को देखकर उसे एक पल के लिए तो देखती ही रह जाती है। धनुष फॉर्मल में तो हॉट दिखता था, पर इस तरह के उसने कपड़े पहने हैं उसमें तो वो सेक्सी दिख रहा है। ब्लैक कलर की ट्राउजर और ऊपर व्हाइट कलर का टी शर्ट, बालों को प्रॉपरली उसने एक साइड सेट किए हुए थे और वो गले लग रहे थे जैसे वो अभी फ्रेश होकर आया है, जिसमें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। धनुष उसे अपनी और ऐसे देखते हुए देखकर अपनी गहरी आवाज में, डोंट टी वरी, तुम्हें हमेशा ही मुझे देखने को मिलने वाला है। आज ही देखकर अपने मन को सेटिस्फाई मत करो, थोड़ा कल के लिए रखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।